ठीक है। तो हमने वेरिएबल वन बनाया टाइप कास्टिंग फंक्शन के अंदर, वेरिएबल वन बनाया जिसमें 2 ब्राउन फॉक्सेस था। वेरिएबल टू में हमने क्या किया, वेरिएबल वन प्लस 3 किया। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये स्ट्रिंग वैल्यू है आपकी 2 ब्राउन फॉक्सेस, उसमें हमने क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू ऐड करी। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि आउटपुट क्या आएगा, 2 ब्राउन फॉक्सेस, उसके आगे 3 ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि क्या आएगा आपका 5 आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग में से इंटीजर एक्सट्रैक्ट करके इस 3 के साथ ऐड करेगा, उसमें उसको 5 को असाइन कर देगा, मतलब वेरिएबल टू में 5 असाइन कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल टू को प्रिंट कराया तो आपका आउटपुट 5 आया। अब इसका हम डेटा टाइप निकाल रहे हैं, किसका, वेरिएबल वन का हमने डेटा टाइप निकाला, वेरिएबल टू का निकाला। तो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट आपकी स्ट्रिंग है वेरिएबल वन, उसमें 2 ब्राउन फॉक्सेस है, तो ये आपका स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दूसरा है वेरिएबल टू, इसका गेट टाइप हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये स्ट्रिंग ना आके ये इंटीजर आएगा। ठीक है। अब चलिए, अब सी में हमने सीखा था कि टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग का मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर क्या है, एक सेट टाइप फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो भी आप यहाँ वेरिएबल लिखोगे उसका टाइप को कन्वर्ट किस में कर देगा, स्ट्रिंग में। सेट टाइप विल कन्वर्ट एन आइटम टू ए स्पेसिफाइड टाइप। तो आप देखो जो वेरिएबल टू है उसका टाइप क्या था, इंटीजर। ठीक है। अब इसको हमने किस में बना दिया, स्ट्रिंग में। तो इसके आगे मैं क्या करता हूँ, सेट टाइप आ गया। हाँ ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखिए ये फंक्शन था जो ऊपर से नीचे तक, इसमें समझ में आ गया था ये, तो इसमें फंक्शन का एक बार फिर से इसको। हाँ 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 हाँ, ये जो मोस्टली ये जो फंक्शन था आपका गेट टाइप वाला, इसको थोड़ा समझाना था। तो इसके लिए, हाँ इसके लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर 2 वैल्यू ऐसी रख ली कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, मतलब स्टूडेंट को, कि हमने एक स्ट्रिंग दिया और एक में स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ जोड़ा। तो पीएचपी में क्या होता है, ऐसा सेटिंग है कि भाई वो स्ट्रिंग में से इंटीजर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है स्टार्टिंग से, और उसमें इंटीजर को जोड़ देता है। वो 3 को जोड़ दिया तो उसने 5 कर लिया, तो वेरिएबल टू में इंटीजर वैल्यू आई, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू आई। तो इसीलिए हमने जब इसका गेट टाइप एक्सेस किया था वेरिएबल वन का, तो उस समय आ रहा था आपका क्या, स्ट्रिंग, और वेरिएबल टू का गेट टाइप एक्सेस किया था तो आ रहा था इंटीजर। ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, वेरिएबल टू जो है उसका डेटा टाइप चेंज करना है स्ट्रिंग से। तो हम क्या करेंगे, सेट टाइप करेंगे। ठीक है। तो सेट टाइप में हमें 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं। पहला पैरामीटर होता है वेरिएबल का नाम, और दूसरा होता है उसका किस टाइप में कन्वर्ट करना है उसे आपको। तो इस तरह से अब हम इसका फिर से डेटा टाइप निकालेंगे किसका, वेरिएबल टू का। तो अब आपका इंटीजर ना के क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। ठीक है। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ ब्राउज़र में। ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, सेट टाइप। ठीक है। तो कोई इंटीजर था, अब आपका ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी को आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका तरीका दिया हुआ है ये कैसा दिया हुआ है, जो आप सी में करते थे। सी में हम इस तरह से टाइप कास्टिंग करते थे। तो वेरिएबल थ्री में हमने क्या किया, वेरिएबल वन का टाइप कास्ट करके उसको स्टोर किया हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो आप बताओ इसमें क्या आउटपुट आएगा। मैंने वेरिएबल वन को इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसको वेरिएबल थ्री में स्टोर कर दिया। तो वेरिएबल जो आपका वन है उसमें 2 ब्राउन फॉक्सेस है, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप बताओ वेरिएबल थ्री में क्या स्टोर होगा। वेरिएबल थ्री में तो इंटीजर वैल्यू होगी। हाँ, अब तो इसमें आपका इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, तो क्या आ जाएगा आपका, वेरिएबल थ्री में 2 आ जाएगा। तो उसका टाइप क्या निकल के आएगा वेरिएबल थ्री का, यहाँ पर इंटीजर। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो देखो क्या है आपका,
इंटीजर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ आपके और फंक्शंस हैं, तो मैं फंक्शंस बता रहा हूँ ये। तो पहला फंक्शन है आपका चेक करने के लिए इज़ एरे, कि जो आपका वेरिएबल है वो एरे टाइप है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे एरे पढ़ेंगे, तो कभी आपको फ्यूचर में एरे चेक करना हो कि वो एरे है कि नहीं वेरिएबल, तो हम कैसे चेक करते हैं, इज़ अंडरस्कोर एरे। तो अभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल 1 है वो स्ट्रिंग टाइप का है, हाँ तो इसमें फॉल्स आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, बूलियन चेक करने के लिए होता है इज़ बूल। ठीक है, तो आपका वेरिएबल 1 क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, बूलियन तो है नहीं। इसी तरह हाँ, इसी तरह से फ्लोट चेक करने के लिए होता है इज़ फ्लोट इज़ इंट, तो इसमें भी फॉल्स फॉल्स आएगा। इज़ नल का मतलब कहीं नल वैल्यू तो नहीं है उसके अंदर, कभी कभी हमें ये भी चेक करना पड़ता है, वेरिएबल के अंदर नल तो वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए इज़ नल होता है। ठीक है, इज़ न्यूमरिक। हाँ जी, सारे फंक्शन होंगे। हाँ, ये सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके अभी मैं रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जब भी आपको मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कल आपने बोला स्ट्रिंग के लिए, तो देखो नीचे एक फंक्शन आ रहा है इज़ स्ट्रिंग, तो ये वेरिएबल में चेक करता है कि वो स्ट्रिंग वैल्यू तो नहीं है, तो देखो इसमें ट्रू आ गया। तो अब पहली वाली तो हाँ, जो पहली वाली स्ट्रिंग वेरिएबल 1 है वो स्ट्रिंग में है, तो इसलिए इसमें ट्रू आएगा। तो जहाँ भी आपको इस तरह का कोई भी डेटा टाइप चेक करना हो कि भाई इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, एरे है, किस टाइप का है, तो ये अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, जो भी आपको फंक्शन यूज़ करना है आप यूज़ कर लें। और लास्ट में इस सेट फंक्शन है जो मैंने कल आपको पहले बताया था, मतलब वेरिएबल 1 के अंदर, हाँ, वेरिएबल 1 के अंदर वैल्यू है कि नहीं है ये चेक करता है, तो इसमें ट्रू आ गया। अब उसमें चाहे स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, अगर वो सेट है तो वो ट्रू देगा नहीं। हाँ, वो तो ट्रू देगा ही देगा, अगर चाहे जैसी भी वैल्यू हो। लेकिन स्पेसिफिकली स्ट्रिंग चेक करना हो तो इस स्ट्रिंग फंक्शन है फिर ये। ठीक है, तो मैं इसको पूरा आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखो आउटपुट क्या आएगा। मैंने सेव कर दिया और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो इस एरे जो है इसके आगे खाली लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ है ना। नो, हाँ, तो फॉल्स है इसका मतलब, अगर कुछ प्रिंट होके नहीं आ रहा है तो फॉल्स, मतलब जीरो नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे बूल में भी फॉल्स आ रहा है, फ्लोट में भी फॉल्स आ रहा है, एंड में भी फ्लोट, इसमें भी स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्यों? क्योंकि वैल्यू सही, हाँ सही, ट्रू है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, 1 रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रू को, तो इस सेट भी क्या है आपका, ट्रू है, 1। ठीक है, तो वो जो आपका प्रोग्राम था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो N1 N2 N3 था उसमें आपको फिर हाँ इज़ अंडरस्कोर स्ट्रिंग से चेक करना पड़ेगा, फंक्शन लगा फंक्शन लगा के। इसमें ही ना हम्म, एल्स पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ। कल हमने ऐड वाला फंक्शन बनाया था, ये था आपका। ठीक है, ऐड न्यू वाला ले लेते हैं, ऐड न्यू, ये था ना आपका। अब क्या है, लास्ट इसको हमने जब चलाया था, नंबर दिया था 5 और 6, तो सही आ रहा था ये। अब मान लीजिए नंबर में देता हूँ A और B, तो क्या आना चाहिए, एरर आ रहा है ये। हाँ, ये एरर नहीं आना चाहिए ना। नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। हाँ, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या, इफ़ इज़ इंट, अगर वो इंटीजर है क्या, $N1 एंड $, हाँ इज़ इंट $N2, तो क्या होना चाहिए भाई, इसका सम हो जाना चाहिए, नहीं तो एल्स में क्या होना चाहिए, इको में क्या दिखाना चाहिए,
फंक्शन लगा रही हूँ। हाँ, नॉट अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। मतलब एक मैसेज दे देंगे नॉट अ इंटीजर वैल्यू, और सम इक्वल टू नीचे 0 आ जाएगा। इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। देखो आ गया नॉट अ इंटीजर वैल्यू। अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 7 और 8, तो ये चल जाएगा। हाँ तो ये चल जाना चाहिए था, लेकिन चल नहीं रहा है, देखो। क्यों फिर? वही चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग उठा रहे हैं, ये n1 के अंदर उठाया हमने, ये उसको क्या कंसीडर कर रहा है, स्ट्रिंग, इंटीजर नहीं कंसीडर कर रहा है, ध्यान रखना। कैसे? इंटीजर कंसीडर नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इंटीजर में कन्वर्ट करने की। n1 इक्वल टू $n1 इक्वल टू ब्रैकेट में इंट $n1, ठीक है। तो पहले तो उसको ऐसा करना नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब क्यों करना पड़ा? नहीं, अंदर का जो मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई वैल्यू उठाते हैं ना गेट से, तो वो उसको स्ट्रिंग में लेता है। अब स्ट्रिंग में अगर आपका इंटीजर होगा, तो PHP का क्या है, नेचर है कि वो उसमें से इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग में से इंटीजर वैल्यू निकाल के जोड़ देता है। तो इसीलिए वो आंसर आपका उस समय कल सही आ गया था। लेकिन अभी क्या हमारे पास पॉइंट है कि अगर हमने ABCD इंटर किया है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो कहीं ABCD वगैरह तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो दो तरह से करते हैं, या तो हम क्लाइंट साइड से कर लें, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि सबमिट होने से पहले, सर्वर पे जाने से पहले हम क्लाइंट पे ही चेक कर लें कि उसमें क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अगर आपको मेरे पास कोड रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा करके। तो उसमें जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लगेंगे आपके, क्लाइंट पे ही चेक करना। अब ये हम कहाँ चेक कर रहे हैं, सर्वर पे चेक कर रहे हैं कि n1 n2 के अंदर किस तरह की वैल्यू है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है गेट से, ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में आएगी, स्ट्रिंग में आएगी, हाँ। ठीक है। ये स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, देखो इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रन करता हूँ चेक करके। मैंने दिया 5 6 11 आ गया, ठीक है। अब मैं A और B देता हूँ, तो इसमें सम 0 आ रहा है, लेकिन वो वाला जो मेथड है वो नहीं आ रहा है। कौन सा? ये राइट में चला है। हाँ, एल्स में जो मैंने कराया था नॉट इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, जो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्रिंट करा, हाँ इंटीजर वैल्यू क्या आई है, ये को मैं करा के यहाँ पे चेक करता हूँ कि इंटीजर वैल्यू आई क्या है इसकी, n1 की। मैं सीधा n1 प्रिंट करा के देखता हूँ कि n1 की वैल्यू क्या आई है, $n1 इक्वल टू $n1, क्योंकि जब हम A इंटर करेंगे तो हमें ये बताएगा A की इंटीजर वैल्यू क्या आई है। इसी तरह से n2, देखो आपकी मतलब जो करेक्टर वैल्यू आ रही है, जीरो में आ तो 0 में आ रही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा इस जगह, एल्स इफ, अगर क्या है $, एन और हाँ n1 डबल इक्वल टू 0 है, एंड $,
n2 डबल इक्वल टू 0 है तो क्या प्रिंट करा देंगे, नॉट अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ठीक है, देखो ये आ गया नॉट इंटीजर वैल्यू, उसको पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम हटा देते हैं। सिक्स दिया, 7 दिया, तो आंसर आ गया। ए दिया और बी दिया, नॉट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इसकी कोडिंग ये है, मैं आपको भेज दूंगा ये कोडिंग। हाँ, ठीक है। अगर सर इसमें आपको चेकअप करना पड़ेगा अगर हमें दो वैल्यू को अगर बताना है तो। हाँ, मतलब अगर आपको वो कहते हैं ना कि डेटा को ऐसा डेटा आना चाहिए आपके सर्वर पर जो आपके लिए मीनिंगफुल हो ना। आपका मतलब डेटा, आप गार्बेज डेटा तो स्टोर नहीं करोगे ना आप अपने डेटाबेस में या कहीं भी फाइल के अंदर, तो उसके लिए तो आपको ये सारी इफ़ कंडीशंस लगानी पड़ेगी। तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन था तो उसके लिए अपन ने इतना काम कर लिया भाई, इतना अपने इफ़ वगैरह लगा के और प्रोसेस लगा के कर लिया भाई, क्योंकि अपन लोग प्रोग्रामर हैं, हम लोग प्रोग्रामर हैं, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करें। कोई इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, अगर हम देखते जाए। हाँ हाँ हाँ, वही। ठीक है, तो आपका माइंड उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से जो प्रोफेशनल्स बोलते हैं, तो उस तरह से हमें भी उसी तरह से सिखाना पड़ता है। तो आप बोल रहे हो तो हम उस तरह से आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए आप टूल्स ढूंढो, फंक्शंस ढूंढो कि अगर ऐसा डेटा आ जाए तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। अब जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बोला, अब ये तो सर्वर पे आपने कोडिंग किया इतना, हाँ अब आप इसी को जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि सर्वर का, हाँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो। अब इसमें आपको सर्वर का टाइम भी तो बचाना है, क्योंकि तो जावास्क्रिप्ट का क्या रहेगा इम्पोर्टेंस रहेगी अगर हम इसे करेंगे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी हेड के सेक्शन में, हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। हाँ, और वहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ, फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि आपका ऑन सबमिट, फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट, जब सबमिट करो तो फंक्शन कॉल हो जाए, और फंक्शन में फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू ये है तो भाई वो फॉर्म सबमिट ना हो। इससे आसान काम हो जाता है जावास्क्रिप्ट काम। काम आसान नहीं, काम तो उतना ही रहेगा जो आपने यहाँ भी काम किया है, यही काम उठा के आप जावास्क्रिप्ट में करोगे। बस ये होगा कि इसमें सर्वर का टाइम बच जाएगा अगर आप जावास्क्रिप्ट में कर दोगे तो। सर्वर का रिस्पांस टाइम आपका कम हो गया ना, उसको तो एक परफेक्ट वैल्यू मिलेगी, इंटीजर वैल्यू जो 2 चाहिए वो मिलेगी। आप अगर वो स्ट्रिंग भेजेगा या किसी भी टाइप की वैल्यू भेजेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। से कनेक्शन होने लगा। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो आज आपका जावास्क्रिप्ट में आप ये कोड ढूंढना जरा, आज नहीं हो तो ये सब वगैरह ये नहीं आते हैं। कौन से, ये इस ये सारी रिसर्च क्या चलाती है, फंक्शन ही चलाती है। ये जो सामने दिख रहा है ये, इस वगैरह है ना, इस हाँ वगैरह जो लगा हाँ या नहीं। हाँ हाँ, एजेंट वगैरह ये सब। तो इसको क्या है, इस तरीके से नहीं फंक्शन बना के करना है आपको। अच्छा नहीं, फंक्शन बना के भी कर सकते हो, अभी फंक्शन आगे पढ़ाएंगे हम कि इसको फंक्शन बना के कैसे करना है। अभी तो क्या है, अभी हम लोग इन फ्लो में प्रोग्राम सीख रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर सब कुछ लिख रहे हैं।
हाँ, इसको आप फंक्शन बना के भी कर सकते हो आप। अभी आपको आगे है आपका, अभी जैसे हम एरे पढ़ाएंगे इसमें, जैसे अभी जो चलेगा आपका, मैं सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अभी तो ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, स्टेटमेंट चल रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें इफ़ चलेगा, इफ़ लूप्स चलेंगे आपके, ठीक है। और फिर इसमें आपका एरे आएगा, स्ट्रिंग आएगा, फंक्शंस आएंगे आपके, हाँ, ठीक है। फंक्शंस के बाद आपका सेशन हैंडलिंग आए, हाँ हाँ, सेशन हैंडलिंग ऊप्स भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैंने लिख के दिया था शायद आपको पेज पे ना। हाँ सर, बहुत लिखा है। हाँ हाँ हाँ, तो यही सारा कुछ अभी चल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं स्टेटमेंट्स में। तो स्टेटमेंट्स में जो फंक्शंस आपके यूज़ होते हैं वो मैं आपको सिखाता जाता हूँ, हम्म, ठीक है। इसमें इफ़ भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो था आपका, ये फंक्शंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो, हाँ जी, सर ये तो नहीं फंक्शन है, तो कितने यूज होंगे पूरे प्रोग्राम में? नहीं नहीं, फंक्शंस तो और भी हैं। ये तो सिर्फ अभी डेटा टाइप के ऊपर बात हो रही थी ना कल। हाँ, सिर्फ डेटा टाइप के ऊपर जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी एरे के कुछ फंक्शंस आएंगे, एरे पढ़ोगे तो एरे के फंक्शंस आएंगे, स्ट्रिंग पढ़ोगे तो स्ट्रिंग के फंक्शंस आएंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन है जो अभी हाँ, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। एक फंक्शन और है, फिर उसको बता के मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें इसमें एक फंक्शन है रीडायरेक्ट टू अनदर पीएचपी पेज, जो कल हमारी बात हो रही थी। जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, मैं इसमें बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे आपका एक लॉगिन पेज है, कल हमारी बात हो रही थी, एक लॉगिन पेज बनाया। लॉगिन पेज को हमने क्या किया, यहाँ पर चेक किया, ठीक है। क्या चेक किया? यूआईडी और पासवर्ड चेक किया हमने, ठीक है। अब यूआईडी पासवर्ड चेक करने के बाद अगर सही होता है, ट्रू होता है, तो कहाँ पे जाना चाहिए? home.php पे जाना चाहिए। अगर फॉल्स होता है तो error.php, हाँ error.php पे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक तो लॉगिन पेज डॉट php पेज होगा, इसमें चेक डॉट php पेज होगा, इसमें home.php पेज होगा, और ये तो कितने पेज बनेंगे? 4 पेज बनेंगे आपके इसमें, ठीक है। कल आपने बताया। हाँ, 4 पेज बनेंगे, हाँ। अब इसमें जो यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ होता है, हेडर फंक्शन यूज़ होता है, हेडर, ठीक है। तो इसका मैं कोड आपको बता रहा हूँ। ये फंक्शन होता है, देखिए दिख रहा है सिंटेक्स में, हेडर लोकेशन इक्वल टू डेस्टिनेशन पेज डॉट php। तो अभी दूसरा जो आपने अभी बनाया हुआ, अच्छा, अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा आपको। आ गया, सिंटेक्स लिखा होगा ऊपर, हेडर लोकेशन कोलन डेस्टिनेशन पेज डॉट php। अभी नहीं आया। स्लो है आपकी तरफ थोड़ा सा नेट। हाँ, अब आया। ठीक है, तो हेडर लोकेशन कोलन डेस्टिनेशन पेज डॉट php, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेस्टिनेशन पेज होता है उसमें लिखते हैं। तो नीचे देखो कोड लिखा हुआ है, मैंने लॉगिन पेज का कोड लिखा हुआ है। हमने यूआईडी पासवर्ड उठाया, ठीक है। मतलब मैंने ये जो पेज है ये कौन सा है? चेक डॉट php, चेक करने के लिए जो हाँ पासवर्ड दिया जाएगा। हाँ, मतलब ये जो था, ये वाला जो है चेक डॉट php पेज है, उसका मैं कोड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, जो यूआईडी होगा पासवर्ड होगा उसको गेट किया मैंने। अब मैंने चेक किया, अगर आईडी जो है वो इन्फो है और जो पासवर्ड है वो सिस है, तो किस पेज पे जाएगा? home.php पेज पे जाएगा। क्या है? सिस पासवर्ड है, मैंने ऐसे ही अभी फर्जी डाल दिया। अभी डेटाबेस होगा तो फिर डेटाबेस से उठाएंगे हम लोग। अभी हमने एक कांस्टेंट पासवर्ड पे चेक किया है यूज़र आईडी पासवर्ड की, अगर उसने यूज़र आईडी इन्फो दिया होगा, पासवर्ड सिस दिया होगा,
ठीक है, तो आपका ये कनेक्ट कर जाएगा किससे, होम डॉट पी एच पी पेज से। नहीं तो किस में जाएगा आपका ये। इक्वल जीरो का क्या मतलब है सर? इनको हाँ, ये एस टी आर सी एम पी फंक्शन होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन है ये। स्ट्रिंग हैंडलिंग का फंक्शन है, सी में पढ़ा होगा आपने, याद करो आप। याद नहीं आ रहा, नहीं तो आ रहा ना। बताइए कभी। हाँ, तो ये क्या है आपका, ये जो फंक्शन होता है एस टी आर सी एम पी, ये चेक करता है कि अगर ये दोनों स्ट्रिंग जो हैं बराबर हैं तो वो क्या रिटर्न करती हैं, जीरो। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर दोनों में वैल्यू क्या है, बराबर हैं, तो जीरो आएगा। तो जीरो अगर आ रहा है तो ये इस आईडी के अंदर इन्फो पड़ा हुआ है। अगर जीरो नहीं आ रहा होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आगे थोड़ा सा और हम और बताएंगे इसको। अभी अभी आप बस थोड़ा सा ये रख लो कि बस स्ट्रिंग वैल्यू ऐसे चेक होती है बराबर के लिए। अच्छा, आईडी पासवर्ड के लिए। आईडी पासवर्ड के लिए ऐसे चेक होती है। इसको हम आगे स्ट्रिंग एस टी आर सी एम पी जब स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छे से समझाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये आईडी पासवर्ड 00 है, मतलब इन्फो असिस है, तो किस पेज पे चला जाएगा, होम पे चला जाएगा। नहीं तो किस पे जाएगा, एरर के ऊपर जाएगा। ये तो आ रहा था। ठीक है, तो मैं इसको पेज को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने 4 फाइलें पहले से बना के रखी हुई हैं। पहली फाइल कौन सी है, लॉगिन फॉर्म। देख रही है लॉगिन फॉर्म, ठीक है। आ गया। अभी नहीं आया। आया। अभी नहीं आया, सिर्फ अभी वो एक फोल्डर पे ही दिखा। अच्छा, हाँ अब आया। तो ये देखो लॉगिन फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। हाँ, दिखा है लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म है, हाँ लॉगिन फॉर्म है, हाँ लॉगिन फॉर्म है इसमें। हाँ, उसमें फॉर्म में एक्शन मैंने चेक लॉगिन डॉट पी एच पी पे किया है, मेथड पोस्ट दिया हुआ है, और इसमें नीचे मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड 2 टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हुई हैं। देखो आप, ये पहली टेक्स्ट फील्ड है जिसका नेम यूआईडी है, दूसरी टेक्स्ट फील्ड है जिसका नेम पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड दिया हुआ है, और नीचे जो तीसरी एक है आपका इनपुट टाइप जिसमें सबमिट बटन बना हुआ है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। लॉगिन फॉर्म डॉट पी एच पी, ये देखिए आउटपुट दिख रहा है। आउटपुट का अभी लॉगिन पे आपने पासवर्ड डाला है, लेकिन दूसरे पेज पे तो ये रिडायरेक्ट हुआ नहीं। नहीं, अभी डालेंगे ना, अभी 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 अब छोड़ो आप। ये आउटपुट दिख गया है, आउटपुट समझ में आया। यूआईडी पासवर्ड का एक टेक्स्ट फील्ड बन के आ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ। अब जैसे मैं इसमें यूआईडी इन्फो असिस दूंगा तो देखिए मैंने एक इसमें चेक लॉगिन एक करके एक पेज बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो मैंने चेक किया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम
अगर यूआईडी पासवर्ड सेट है, फिर उसका यूआईडी पासवर्ड निकाला मैंने, उसको चेक किया, इन्फो वर्सेस है, तो उसको हम किस में ले जा रहे हैं, लोकेशन पे ले जा रहे हैं। अभी इसको आप भूल जाओ सेशन को, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हेडर कहाँ जाएगा, ये होम डॉट पी एच पी पे जाएगा, नहीं तो किस पे जाएगा, एरर डॉट पी एच पी पे जाएगा। ठीक है। अब जो होम डॉट पी एच पी है उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, ग्रीन में वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ है देखो सिर्फ। ठीक है, अभी वो वाला कोड मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉगिन फॉर्म है, जैसे लॉगिन फॉर्म हम यूज़र आईडी इन्फो असिस्ट देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड है लॉगिन फॉर्म की, तो ये किस पे जाएगा, चेक लॉगिन डॉट पी एच पी पेज पे जाएगा। तो चेक लॉगिन डॉट पी एच पी पेज पे जैसे जाएगा, तो यहाँ से वो जो मेथड है आपका, हमने पोस्ट यूज़ किया हुआ है, तो चेक लॉगिन डॉट पी एच पी पेज पर देखो आप, यहाँ पर ये चेक लॉगिन डॉट पी एच पी पेज है, इसमें हमने चेक किया कि अगर पोस्ट में यूआईडी है और पोस्ट में आपका पासवर्ड डेटा है, तो उसकी वैल्यू हमने उठाई, चेक किया अगर वो यूआईडी उसने इन्फो और पासवर्ड से दिया होगा, तो वो किस लोकेशन पे चला जाएगा, होम डॉट पी एच पी पे चला जाएगा। तो होम डॉट पी एच पी पेज को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, सिर्फ उसमें एक वेलकम मैसेज लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, वेलकम टू होम पेज। अब अगर यूआईडी पासवर्ड आपका इन्फो असिस्ट नहीं होगा, तो क्या आएगा, वो एरर डॉट पी एच पी पेज पे जाएगा। तो एरर डॉट पी एच पी पेज का जो कोड है वो ये है, तो इसमें रेड कलर से क्या आएगा, वेलकम टू एरर पेज, इस तरह से लिख के आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे इन्फो असिस्ट दिया और लॉगिन किया, देखो ग्रीन कलर में आपका क्या हो गया, वेलकम टू होम पेज लिख के आ गया। अगर आपने इन्फो असिस्ट में पासवर्ड यूज़र नेम कुछ गलत दे दिया, लेट कर लॉगिन किया, तो वेलकम टू एरर पेज आ गया। ओके, थैंक यू।